हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में देखेंगे फिटकरी। तो फिटकरी एक रासायनिक दवा है और यह जल में शुद्धिकरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं दोस्तों, और सीटेट में हमेशा एनसीईआरटी ही पूछता है, तो इन सबको हमने एनसीईआरटी से लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है पीवी सिंधु। ये पीवी सिंधु जो है ये टोक्यो ओलंपिक 2020 बैडमिंटन प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था और ये आंध्र प्रदेश के निवासी हैं। इनसे भी क्वेश्चन काफी सीटेड में बनते हैं। पर्वतारोहण एवं ग्रुप लीडर। तो देखते हैं पर्वतारोहण एवं ग्रुप लीडर के क्या कार्य हैं। तो ग्रुप लीडर को ग्रुप के पीछे चलना चाहिए और ग्रुप के सदस्यों को सामान ले जाने में सहयोग करना चाहिए। सदस्यों को चढ़ने में मदद करना चाहिए। सदस्यों के थक जाने पर रुकने के लिए सही जगह और भोजन की व्यवस्था ग्रुप लीडर को करनी चाहिए। ये सब ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियां हैं। अगला है ग्रुप के सदस्यों के बीमार पड़ने पर उनकी देखभाल करना पर्वतारोहण एवं ग्रुप लीडर का काम होता है। और ग्रुप लीडर को शेरपा भी कहते हैं। ग्रुप लीडर को क्या कहते हैं? तो शेरपा। अगली हेडिंग है भारत में तेल के क्षेत्र। तो भारत में तेल के क्षेत्र असम राज्य में पाए जाते हैं, गुजरात में पाए जाते हैं, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी। तो कर्णम मल्लेश्वरी कौन है देखते हैं। ये वेट लिफ्टिंग के खेल में प्रथम भारतीय महिला है और इनका जन्म 1975 ईस्वी में हुआ था। ये आंध्र प्रदेश राज्य की रहने वाली है और इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1995 में इनको दिया गया था और पद्मश्री 1999 में दिया गया था कर्णम मल्लेश्वरी जी को। अगली हेडिंग है ऋतु प्रवास। तो ऋतु प्रवास देखते हैं क्या होता है। तो नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन। नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन ऋतु प्रवास कहलाता है। जैसे में देखें अल्पाइन या पर्वतीय। तो ग्रीष्म काल में ये लोग घाटी से उच्च चारागाहों में पहुंचते हैं। जो अल्पाइन क्षेत्र के या पर्वतीय क्षेत्र के लोग होते हैं ये ऋतु प्रवास करते हैं और ग्रीष्म काल से ये घाटी के चारागाहों में पहुंचते हैं और शरद ऋतु में पुनः वापस घाटियों में चले जाते हैं। जैसे नॉर्वे एवं स्विट्जरलैंड के लोग ऋतु प्रवास करते हैं। अगली हेडिंग है भूमध्य सागरी। तो भूमध्य सागर के जो लोग होते हैं वो ग्रीष्म काल में ये निम्न भूमि या घाटी की गर्मी और सूखा से बचने के लिए पर्वतों पर जाते हैं। जैसे स्पेन देश के लोग हमेशा ऋतु प्रवास करते हैं। तो अगली हेडिंग है खेलकूद का लक्ष्य। तो खेलकूद के क्या लक्ष्य होते हैं देखते हैं। खेल परीक्षण प्रदर्शन उन्मुख होता है। यह एक व्यक्तिगत विषय है। खेल परीक्षण योजनाबद्ध है और व्यवस्थित होता है। खेल परीक्षण एक नियंत्रित प्रक्रिया है। खेल परीक्षण कैसी प्रक्रिया है? तो नियंत्रित प्रक्रिया है। खेल परीक्षण छिपी हुई कौशल के विकास की प्रक्रिया है। अगली है पृथ्वी पर उपलब्ध ताजा जल। देखते हैं पृथ्वी पर कितने उपलब्ध ताजा जल है। तो 2.7%। बाकी महासागरों में खारे पानी के रूप में पाए जाते हैं 97.3%। अगली हेडिंग है बीन, तुम्बा और खंजरी। यह सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। बीन, तुम्बा और खंजरी सूखी लौकी के खोल से बनाए जाते हैं। इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग कालबेलिया की पार्टियों में सपेरों द्वारा किया जाता है। जो मतलब नागिन धुन पे या सर्पों का जो वीण बजाकर नृत्य किया जाता है उसे कालबेलिया कहते हैं और कालबेलियों के पार्टियों में सपेरों द्वारा ये सब वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। अगला हेडिंग है फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो नंदा देवी चोटी पर उत्तराखंड में और जिला है चमोली। चमोली जिले में ये पाई जाती है। इसे यूनेस्को में बायो 2005 में शामिल किया गया था। और अगली हेडिंग है सीएनजी।
सीएनजी का घटक, तो सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन है। मीथेन की मात्रा सीएनजी में 80 से 90% पाया जाता है। सीएनजी का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इससे वायु प्रदूषण कम होता है। सीएनजी गैस से वायु प्रदूषण कम होता है। अगली हेडिंग है चार चिनारी। तो देखते हैं चार चिनारी क्या है। श्रीनगर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। चार चिनारी श्रीनगर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। चार चिनारी डल झील के निकट स्थित एक द्वीप है। यह डल झील के पास में स्थित एक द्वीप है और इसका निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के भाई मुराद द्वारा किया गया था। चार चिनारी का। अगली हेडिंग है बावड़ियां। तो देखते हैं बावड़ियां क्या होती है। इसका निर्माण वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे राजस्थान। बावड़ियां राजस्थान या रेगिस्तानी इलाकों में बनाए जाते हैं ताकि जो कभी भी बारिश हो तो बारिश का पानी उन बावड़ियों में इकट्ठा हो जाए और उपयोग में लाए जा सके। तो देखते हैं बावड़ी के बारे में। और इसका प्रयोग सामुदायिक संसाधनों के रूप में किया जाता है। बावड़ियों में सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक पाई जाती हैं। यह वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक प्रणाली है। बावड़ी जो है ये पानी को, वर्षा के पानी को सुरक्षित रखने के लिए, स्टोर करने के लिए बनाए जाते हैं। बिना बीजों के उगने वाले पौधे। देखते हैं बिना बीजों के उगने वाले पौधे में फर्न एवं मांस है। इसमें फूल या बीज नहीं होता है। इसमें जड़, तना और पत्तियां होती हैं। यह अक्सर नम वातावरण में पाए जाते हैं। जो फर्न और मांस है ये नम वातावरण में उगते हैं। और अगली हेडिंग है जंतु परागण। देखते हैं जंतु परागण कैसे होता है। तो यह चमगादड़ों द्वारा परागण को चिरोप्टेरोफिली कहा जाता है। जंतुओं द्वारा परागण को चिरोप्टेरोफिली कहा जाता है। रेगिस्तान में चमगादड़ अक्सर रात्रिकालीन फूलों जैसे एगेव और मॉर्निंग ग्लोरी के परागवाहक होते हैं। ये फूल आमतौर पर बड़े, सफेद और हल्के रंग के होते हैं। ये सब फूलों पर परागण चमगादड़ों द्वारा होता है। यहाँ आमतौर पर सफेद और हल्के रंग के होते हैं। अगला हेडिंग है प्रत्यावर्तन। देखते हैं प्रत्यावर्तन क्या है। तो आपदा के बाद शरणार्थी लोग अपने क्षेत्र को वापस लौटते हैं, तो यह प्रक्रिया प्रत्यावर्तन कहलाता है। जब आपदा, कभी भी कहीं किसी स्थान पर आपदा आती है तो वहाँ के रहने वाले लोग दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं और फिर जब वहाँ से वापस लौटते हैं तो उस प्रक्रिया को प्रत्यावर्तन कहते हैं। उत्प्रवासन, एक देश से दूसरे देश में स्थान बदलना उत्प्रवासन कहलाता है। गन्ने का खेत मुकादम। तो महाराष्ट्र में गन्ने के खेतों वाले एक गांव में मुकादम एक एजेंट होता है जो धन उधार पर देता है तथा प्रत्येक परिवार द्वारा लिए ऋण का विवरण देता है, जिसे मुकादम कहते हैं। प्रोटीन की जांच में बैंगनी रंग। तो देखते हैं खाद्य पदार्थ में पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होने के कारण प्रोटीन की जांच के समय खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है। जब खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की जांच की जाती है तो जो खाद्य पदार्थ होता है वो बैंगनी रंग का हो जाता है। विटामिन B1, कमजोर मांसपेशियां। विटामिन B1 को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है। इसकी कमी से थकान, चिड़चिड़ापन, खराब याददाश्त, भूख न लगना, नींद में गड़बड़ी, पेट की परेशानी, वजन कम होना इत्यादि लक्षण होते हैं विटामिन बी की कमी से। अगली हेडिंग है पर्यानुकूलन। तो देखते हैं पर्यानुकूलन क्या है। तो पास पड़ोस के वातावरण में बदलाव के कारण छोटी छोटी समस्याओं में से पार पाने के लिए जब हम कोई जीव अपने शरीर के छोटे छोटे बदलाव करता है तो यह पर्यानुकूलन कहलाता है। अगली हेडिंग है समुद्री लहरों से
से होने वाला अपरदन। तो समुद्री लहरों से होने वाले अपरदन देखते हैं। समुद्री लहरों से होने वाली अपरदन एवं निक्षेपण भू आकृतियां, तटीय मेहराब, स्टैक्स या ढेर, ब्लो होल्स, समुद्री गुफा, खाड़ी, खड़ी चट्टान और स्पाउटिंग हॉर्न्स इत्यादि का निर्माण करते हैं। समुद्री लहरों के अपरदन से इन सब का निर्माण होता है। अगली हेडिंग है वायुमंडल। तो वायुमंडल देखते हैं। वायुमंडल में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल पाए जाते हैं। पृथ्वी से के जस्ट ऊपर वाला भाग क्षोभ मंडल होता है, उसके ऊपर समताप मंडल पाया जाता है, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और सबसे ऊपरी भाग को बहिर्मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल में वायुयान का संचालन होता है और ओजोन परत पाई जाती है। मध्य मंडल देखें तो सबसे ठंडा मंडल है, उल्का पिंड का जलना इसी मंडल में होता है। आयन मंडल देखें तो रेडियो तरंगे पाई जाती हैं और यहाँ सबसे गर्म मंडल होता है। बहिर्मंडल देखें तो सबसे ऊपरी मंडल है। अगला हेडिंग है चंद्रमा की परिक्रमण पथ घट जाए तो क्या होगा। यदि चंद्रमा का परिक्रमण पथ घटना शुरू हो जाए, अर्थात चंद्रमा अपनी वर्तमान दूरी का 20 गुना नजदीक आ जाए, तो वह हमारी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति को 4 गुना शक्तिशाली बना देगा। और इसके कारण क्या होगा, तो जिससे तटीय क्षेत्रों में तबाही मच जाएगी और सुनामी आ जाएंगे। अगली हेडिंग है सबसे ठंडी जगह एवं सबसे गर्म जगह। तो देखते हैं लद्दाख में स्थित सबसे ठंडी जगह होती है। यह समुद्र तल से 3280 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। इसे लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है। लद्दाख को खा-पात चांद के नाम से भी जाना जाता है। और अगली हेडिंग है पर्यावरण के प्रमुख अधिनियम। तो देखते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में और वायु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में बनाया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आज की वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आपको हमारा मेहनत अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करिए। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करिए ताकि वे लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।